हेलो एवरीवन, वेलकम इन सीए फाइनल इंटर क्लासेस। वाई वी आर हियर सर, और इसके में वीडियो में है क्या। आप लोगों के कुछ कमेंट्स आए थे मुझे असेसमेंट प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग एंड सर केस स्टडी बेस एमसीक्यू पे। तो हम अपनी आरटीपी से एक एमसीक्यू आज करने जा रहे हैं, एमसीक्यू नंबर 2, केस स्टडी नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, Messrs MNO is a firm liable to tax at the rate 30%. The following are the particulars furnished by the firm for assessment year 2021. As per return of income furnished under section 139(1) कितना है, 139(1) क्या होता है, कितने प्रतिशत लोगों को ये 139(1) क्या होता है याद है। इसमें सर आप रिटर्न फिल करते हैं, इसमें आप क्या करते हैं, आप इसमें रिटर्न फिल करते हैं। ओके सर। डिटरमाइन अंडर सेक्शन 149(1)(3 सर ये क्या होता है याद करिए, इंटीमेशन आती है इसमें, या आप इसको कह सकते हैं प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न। इसमें रिटर्न की क्या होती है, प्रोसेसिंग हो जाती है। ओके सर। नेक्स्ट है आपसे बोल रहे हैं असेस्ड अंडर सेक्शन 143(3) इट मींस ये क्या है सर, ये है स्कूटनी असेसमेंट, या इसको आप रेगुलर असेसमेंट भी कह सकते हैं, रेगुलर असेसमेंट में आप इसको कह सकते हैं। और रीअसेसमेंट अंडर सेक्शन 147 मतलब स्कूटनी असेसमेंट होने के बाद जब दोबारा असेसमेंट हुई है तो रीअसेसमेंट अंडर सेक्शन 147 दैट इज इनकम स्कैपिंग असेसमेंट हो गई जब मेरी इनकम बना दी गई है 85 लाख रुपीस। ठीक है सर। आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन, असेसमेंट प्रोसीजर्स की जितनी भी मेरी क्लासेस हैं आप लोग फर्स्ट टाइम उसको कर चुके होंगे, बट मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो पीडीएफ मैंने दिया है 4 पेजेस का ओनली इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ असेसमेंट, आप असेसमेंट प्रोसीजर पढ़ते समय उस 4 पेज के पीडीएफ को अपने साथ रखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा सर। ओके, आपने जो बोला ठीक है वो हम कर लेंगे। ठीक है, देखिए होता क्या है, आप थोड़ी सी अगर बात समझिए, ये जो बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन अब इसने इनकम कमाई, ये आप जिस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन ईयर बात कर रहा है 31 मार्च 2020 की, दैट इज असेसमेंट ईयर 2021 के बारे में बात कर रहा है। तो असेसमेंट ईयर 2021 में जब इन्होंने इनकम कमाई तो इनकी इनकम कितनी आई, जितनी भी आई हो सर, इन्होंने कुछ किया, आईटीआर भर दिया सर, इन्होंने आईटीआर बना, इनकम टैक्स रिटर्न भरा, और इनकम टैक्स रिटर्न भरा 139(1) में। जो इसकी डेट क्या होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैंने बहुत बार बताया। 139(1) में जब ये इनकम टैक्स रिटर्न भरा तो ये इसकी एक्सबीआरएल फाइल कहाँ चली गई बताइए, एक्सबीआरएल फाइल चली गई इस ऑफिस में, और ये ऑफिस कहाँ है, बैंगलोर बेस एक ऑफिस है। बैंगलोर में जब इनकी ये फाइल चली जाती है तो यहाँ पे इंटीमेशन उसके बाद आती है इनको, और इंटीमेशन जो आती है वो क्या होता है, इंटीमेशन आती है 143(1) की, इसको इंटीमेशन बोलते हैं कि आपका रिटर्न प्रोसेस हो गया। क्या हो गया, रिटर्न आपका प्रोसेस हो गया। अगर प्रोसेस हुआ है तो प्रोसेस में क्या हुआ होगा सर, अर्थमेटिकल एरर आपने अगर कहीं की है, जैसे आपने इनकम में बोला 30 लाख रुपीज मेरी इनकम थी प्लस 40 लाख अदर सोर्सेस से था, आपने बोल दिया 60 लाख हुआ। अगर ऐसी कोई अर्थमेटिकल एरर की है तो उस अर्थमेटिकल एरर को सही कर देता है। अगर आपने डिडक्शंस कहीं ज्यादा ले लिए तो उसे सही कर देता है। 80 1,50,000 की जगह 1,80,000 रुपये आपने डिडक्शन ले ली, सर सॉफ्टवेयर तो सही कर देता है। बेटा हर इंसान ने आईटीआर सॉफ्टवेयर के थ्रू तो नहीं भरा होगा, हो सके जिस भी थ्रू भरा उसने डिडक्शन गलत ले ली, या फिर आपने लास्ट ईयर के लॉसेस बुक कर लिए और आपने लास्ट ईयर का लॉस जो बुक किया, आप एलिजिबल ही नहीं थे लास्ट ईयर के लॉस बुक करने के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर आपने अपनी रिटर्न लेट दी थी, बिलेटेड रिटर्न भरा था। ठीक है। तो अगर आपने कोई भी ऐसी एरर की है तो प्रोसेसिंग ऑफ एरर में वो चीजें सही होकर आपको इंटीमेशन आती है, बट ये इंटीमेशन इज नॉट इक्वल टू असेसमेंट, इसको असेसमेंट नहीं माना जाता है। अगेन बोलता हूं, असेसमेंट प्रोसीजर की वीडियोस आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चनर आप देख लीजिएगा। अब सर होता क्या है, तब असेसमेंट क्या होता है, देखिए इसके बाद अगर ये अप्रूव्ड है देन ओके, बट डिपार्टमेंट इतना होने के बाद भी सेक्शन 143(3) में आपका असेसमेंट कर सकता है। आपको नोटिस आती है 10-15 क्वेश्चन लिखे, एक ऐसे नोटिस आ जाएगी, नोटिस में यहाँ पे ऐसे इनका लाल कलर का धब्बा होगा, ये नोटिस आ जाएगी और आपसे 10-15 क्वेश्चन पूछेंगे, उस क्वेश्चन के आपको जवाब देने पड़ते हैं कि आपने डेप्रिसिएशन क्या किया, क्यों नहीं किया एंड ऑल दैट। और इस असेसमेंट को ही बोलते हैं क्या,
स्क्रूटनी असेसमेंट और रेगुलर असेसमेंट, इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये असेसमेंट होती है, देन आपका कुछ फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आता है। एज लाइक मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे आपने आईटीआर इनकम टैक्स 139 में आपने इनकम अगर अपनी बताई है कि मेरी इनकम सर है 15 लाख रुपए, मान लीजिए 15 लाख रुपीज अगर आपने अपनी इनकम बताई है, और मान लीजिए आपने कुछ अर्थमेटिकल मिस्टेक की थी जिसके कारण 183A में आपकी इनकम बोली जाती है कि आपकी इनकम 15 लाख नहीं, आपकी इनकम तो 18 लाख रुपीज है। बहुत हैवी हो जा रहा है, चलिए 18 लाख रुपीज है, ठीक है। अब होता क्या है, 18 लाख रुपीज को अगर आपकी इनकम बता दिया जाता है, बट असेसमेंट में क्या पता चला, असेसमेंट में पता चला कि सर आपकी इनकम 18 लाख रुपीज नहीं था, ये क्वेश्चन आंसर आया और असेसमेंट में फाइनली असेसिंग ऑफिसर ने आपका असेसमेंट करके बताया कि आपकी इनकम 18 लाख रुपीज नहीं 25 लाख रुपीज है। ओके, अभी सर एक और कुछ भी हो सकता है। सर क्या, मान लीजिए ये सब होने के बाद असेसिंग ऑफिसर के बाद एक और असेसमेंट का ऑप्शन खुल जाता है, आपका हो गया इनकम स्कैपिंग असेसमेंट। इनकम स्कैपिंग असेसमेंट, स्कैपिंग असेसमेंट, और ये होता है अंडर सेक्शन 147। आपकी बुक्स खुल जाती है, इनकम स्कैपिंग असेसमेंट हो जाता है, और ये आपकी वैल्यू बता देते हैं कि मान लीजिए आपकी इनकम स्कैपिंग असेसमेंट होने के बाद पता चलता है आपकी असेसेबल इनकम, तो आपकी तो टोटल इनकम थी 37 लाख रुपीज। सर अब आप इस स्ट्रक्चर को बस समझिए, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। सबसे पहले जब आपने रिटर्न फिल किया, आपने यहाँ पे क्या किया, रिटर्न फिल किया। इस मार्कर को आप देखिए, ब्लू, मैं ग्रीन कलर का मार्कर ले रहा हूँ, आप एक बार पूरे स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करिएगा सर। ओके सर, चलिए स्ट्रक्चर को देखने की आप कोशिश करेगा। आपने सबसे पहले आप अर्न किए, फिर आपने आईटीआर भरा, आईटीआर भर दिया, 139(1) में आपने बता दी आपकी इनकम कितनी है। आपने जब अपनी इनकम बता दी कि हमारी इनकम है सर, आपने अपनी इनकम कितनी बताई थी, हाँ सॉरी, ये 15 लाख रुपए आपने अपनी इनकम बताई। अब क्या हुआ, आपका आईटीआर चला गया प्रोसेसिंग में, आपने बैंगलोर ऑफिस में गया, वहां पे सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग हुई और आपको एक आ गया ऑर्डर, जिसको क्या बोलते हैं, बोले इंटीमेशन या प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न 143(1) का, कि आपकी इनकम 18 लाख रुपए होनी चाहिए। बट आपका हो गया उसके बाद असेसमेंट, रेगुलर असेसमेंट, स्क्रूटनी असेसमेंट, बात एक है, ये जो होता है अंडर सेक्शन 143(3), जिसमें असेसिंग ऑफिसर ने आपको बताया कि आपकी इनकम 25 लाख होनी चाहिए। बट उसके बाद भी असेसिंग ऑफिसर ने दोबारा से आपका केस रीओपन हो गया अंडर सेक्शन 147, और जिसमें आपकी इनकम असेसिंग ऑफिसर ने डिटरमाइन की 37 लाख रुपए। सर कब केस खुलता है, क्या खुलता है, सब असेसमेंट प्रोसीजर की क्लासेस में बताया हुआ है। ओके सर ये क्यों बताया, केस स्टडी बेस के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी था। अब इमेजिन करिए कि ये आपके लिए ये इनकम का एक चार्ट है, यहाँ पे ये एक एसएससी की इनकम का एक चार्ट है, एसएससी यहाँ पे आता है और ये उसकी इनकम का चार्ट है। हुआ क्या, अब ये एसएससी भाई साहब थे, और छोटा कर दूं क्या मैं, हाँ सर और छोटा कर दो, चलो यहाँ पे एसएससी एक आया, ये एसएससी हैं, भोली सी सूरत वाले एसएससी। इन्होंने क्या किया, 139(1) में, ये इनकम का चार्ट है, एग्जांपल समझिए, 139(1) में यहाँ पे इनकम इन्होंने कितनी बताई है अपनी, 15 लाख रुपीज, 15 लाख रुपीज नहीं, हाँ 15 लाख रुपीज। चलिए जो एग्जांपल मैंने वहां लिया था वही मैं बताता हूँ। 139(1) में इन्होंने रिटर्न भर दिया 15 लाख रुपीज का। अब क्या हुआ, अब इनको जब इंटीमेशन आया ना, इनके पास पहुंचा इंटीमेशन में इन्होंने जो अर्थमेटिकल एरर की थी उसके कारण इनकी इनकम इंक्रीज हो गई। यहां तक तो 15 लाख बताया ही था इन्होंने, ये इन्होंने 15 लाख बताया था, बट इनकी इनकम इंक्रीज करके इंटीमेशन में कितनी कर दी गई सर, इनकी इनकम इंक्रीज करके इंटीमेशन में कर दी गई 18 लाख रुपीज। कितनी कर दी गई सर, 18 लाख रुपीज। ओके कोई बात नहीं, बट जब एओ आया ना, एओ ने इनकी स्क्रूटनी असेसमेंट भी कर दी, एओ आए और इनकी स्क्रूटनी असेसमेंट कर दी। यहां पे तो 143(1) की इंटीमेशन आई जो सिस्टम ने करके दिया ऑटोमेटिकली, बट जब असेसिंग ऑफिसर आया और 143(3) की स्क्रूटनी कर दिया तो पता चला इनकी इनकम तो और भी बढ़ जाती है। और इनकी इनकम अब बढ़ के कितनी हो गई है सर, इनकी इनकम अब बढ़ के पहुंच गई ना आपकी, इनकी इनकम अब बढ़ के पहुंच जाती है बेटा 25 लाख। हमने एग्जांपल में लिया था 25 लाख, ये जो एओ डिटरमाइन किया, ये किसने डिटरमाइन किया, एओ ने। बट इसके बाद भी डिपार्टमेंट का मन नहीं भरता और इसका कर देते हैं 147,
और 147 जब इनका हो जाता है तो पता चलता है, ये तो बेचारे रो ही देंगे बिल्कुल, इनका 147 में पता चलता है कि भाई साहब आपकी रियल इनकम, आपकी कुछ इनकम छिप गई थी, स्केप्ड हो गई थी असेस्ड होने से, और आपकी एक्चुअल में इनकम कितनी आ रही है, 37 लाख रुपीज, 37 लाख रुपीज। ओ माई गॉड। देन सर अब आपने क्या बताना चाहते हैं, देखिए आपकी जो इनकम आपने रिटर्न में बताई, जो इनकम आपने रिटर्न में बताई और जो इनकम आपके इंटीमेशन में आई, इन दोनों के डिफरेंस को ना यहां तक मतलब 18 लाख तक माना जाएगा कि ओके है, ओके आपने कोई भी फ्रॉड नहीं किया, ये आपकी अर्थमेटिकल एरर मानते हैं इसको, गलतियां ऑटोमेटिकली सुधर गई तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अब जब डिपार्टमेंट के इंसान ने, असेसिंग ऑफिसर ने आपकी इनकम को असेस किया है, देन ये जो डिफरेंस का पैसा है ना, डिफरेंस का पैसा, सर अगेन बताओ सर, ये जो डिफरेंस का पैसा है, इस पैसे को पता है क्या बोला जाता है, ये जो डिफरेंस का पैसा है, अगेन देखिएगा डिफरेंस का पैसा, इस पैसे को बोला जाता है कि आपने अपनी इनकम को अंडर रिपोर्टिंग की है, अपनी इनकम की अंडर रिपोर्टिंग की है, ओके। बस वर्ड्स को भी समझिए, अपनी इनकम की क्या की है, अंडर रिपोर्टिंग, ओके सर। मतलब आपकी इंटीमेशन में एंड स्कूटनी असेसमेंट के बीच के डिफरेंस में इनकम का जो डिफरेंस आया, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, अंडर रिपोर्टेड इनकम कर दिया, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम कह दीजिए, ओके सर समझ गया। बट इस स्कूटनी असेसमेंट होने के बाद फिर से अगर आपकी कोई असेसमेंट हो गई, दैट इज इनकम स्कैपिंग असेसमेंट अंडर सेक्शन 147, देन इसके बीच के डिफरेंस को भी हम यही कहते हैं, क्या कहते हैं सर, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। मैं क्यों समझा रहा हूं अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूं। यहां पे सर अंडर रिपोर्टिंग कितनी की होगी, अब गलती से इस डिफरेंस को अंडर रिपोर्टिंग नहीं लेंगे, गलती से इस डिफरेंस को अंडर रिपोर्टिंग नहीं लेंगे, ओके ओके सर, ये अंडर रिपोर्टिंग नहीं है, ये वाला अमाउंट अंडर रिपोर्टिंग नहीं, 18 लाख तक का। बट ये जो 25 लाख गया ना, तो 18 से 25 डिफरेंस कितना है, 7 लाख। यहां पे बोलेंगे 7 लाख रुपीस की अंडर रिपोर्टिंग हुई है, और जब आपकी 25 लाख इनकम फिक्स कर दी गई तो 25 से लेके 37 मतलब 25 टू 37 कितने होते हैं, 12 लाख रुपीस। यहां पे बोला जाएगा 12 लाख रुपीस की अंडर रिपोर्टिंग की गई है। क्या की गई है, 12 लाख रुपीस की अंडर रिपोर्टिंग की गई है। अब सर कंफ्यूजन आती है एक, अब सर दो वर्ड आपके पास आते हैं, जब एक सेक्शन है 270A, ये सेक्शन सर क्या होती है, ये सेक्शन बात करती है आपसे टैक्स या पेनल्टी, समझिए ना, पेनल्टी, पेनल्टी ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम पे, अंडर रिपोर्टेड इनकम पे। एंड ये क्या बोलती है, अगर आपका मिस रिपोर्टेड इनकम है, मिस रिपोर्टेड एक होता है वर्ड, और एक आती है अंडर रिपोर्टेड इनकम, ठीक है सर, ये दो वर्ड्स तो आ गए, ठीक है। लेकिन सर इससे आप बताना क्या चाह रहे हैं, देखिए अगर आपने मिस रिपोर्टेड की है इनकम की, देन आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी 200% ऑफ टैक्स ऑफ अंडर रिपोर्टेड इनकम। देखिए जीएसटी पढ़ते पढ़ते आपको वहां पे थॉट आ जाएगा कि 200% ऑफ वैल्यू लगा देना ना, वो सब जीएसटी में है, यहां पे पेनल्टी टैक्स पे लगी है 200% ऑफ अंडर रिपोर्टेड इनकम, टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। और जब आपकी इनकम केवल अंडर रिपोर्टेड है, नॉट मिस रिपोर्टेड, मैंने क्या बोला, अंडर रिपोर्टेड है, मिस रिपोर्टेड नहीं है, देन आपके ऊपर पेनल्टी लगती है 50% ऑफ टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम, ओके ओके, इन सब चीजों को आप लिख सकते हैं। अब सर ये मिस रिपोर्टेड, अब आप दो वर्ड और आ गए सर, दो वर्ड और आए, मिस रिपोर्टेड एंड सर सेकेंड वर्ड आया अंडर रिपोर्टेड। सर अब ये क्या है सर, अब आप इस वर्ड को आप समझिए, मान लीजिए ये कोई व्यापारी है, कौन है सर, ये कोई व्यापारी है, ठीक है, ये व्यापारी है, ओके सर, चलिए हम समझ लेते हैं सर, ये व्यापारी ही है, ये व्यापारी है पूरा का पूरा हमारा, सर ड्राइंग बनाने में टाइम मत खराब करो ना, ओके चलो समझ लो, ये कोई व्यापारी है आपका, और ये व्यापारी एकदम थीफ टाइप का आपकी आदमी है, क्या है, थीफ है, चोर है, चोर टाइप का व्यापारी है। और ये क्या करता था कि जान करके इंटेंशनली इनकम को छिपाता था, इनकम छिपाता था, हाइड करता था इनकम, जिससे इनकम टैक्स से बच जाए, अपनी सेल्स को कम दिखाता था। देन इस तरह की इंटेंशनली की गई रिड्यूस्ड इनकम
को जिसको छिपाने की कोशिश की गई, पता है क्या बोलते हैं? मिस रिपोर्टिंग। मतलब सर, मतलब मान लीजिए इनकी इनकम हुई थी 200 करोड़ की और इन्होंने रिपोर्ट किया 150 करोड़, तो 150 करोड़ ही रिपोर्ट किया, मतलब इन्होंने मिस रिपोर्ट किया, गलत रिपोर्ट किया। देन इनके ऊपर पेनल्टी लग गई कितने की? देन इनके ऊपर पेनल्टी कितने की लग गई? ये देखिए, मिस रिपोर्ट किया तो 200% ऑफ टैक्स ऑफ अंडर रिपोर्टेड इनकम। मतलब अगर इनकी सेल्स मान लीजिए एग्जांपल 50 लाख रुपए यहाँ पे एडिशनल बढ़ी, तो इनकम 50 लाख से अगर बढ़ जाती तो 50 लाख पर आने वाले टैक्स का 50 लाख पर आने वाले टैक्स का 200% क्या लग जाएगी? पेनल्टी लग जाएगी। बट अगेन 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 यहाँ पे कोई एक इंसान है, बहुत शरीफ आदमी है ये, बट इन्होंने भी कुछ गलतियां की है। एज लाइक इन्होंने डाला है 57 लाख रुपीज इनकी इनकम, बट इनकी एक्चुअल इनकम पता है कितनी थी? एक्चुअल इनकम सर इनकी थी ना 75 लाख, 75 लाख, बट 57 लाख रुपीज इनकम दिखाई और इस पे टैक्स भर दिया। अब क्या हुआ ना, ये इनकी गलती से हो गया। इस टाइप के एरर को ट्रांसपोजिशन एरर आपने पढ़ा होगा, जहां पे 5 इधर लिखा गया और 7 इधर लगा गया। इनका इंटेंशन फ्रॉड करने का नहीं था, दैट इज कॉल्ड, इसको यहां पे बस अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम बोल देते हैं। एंड इस पे 50% ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम पे लग जाता है। सर अगेन कुछ चीजें अगेन समझिए, आप लोगों में एक मिसकंसेप्शन जो मुझे क्वेरीज में बहुत दिखा था, क्या था सर मिसकंसेप्शन? कि आप लोग इस इनकम को, मतलब ग्राफ को फिर से देखिएगा, 143 टू 147, ये जो 7 लाख रुपए की इनकम थी ना, इसको आप बोल दे रहे थे अंडर रिपोर्टेड, और 143 से लेके 147 के बीच के इस वाले डिफरेंस की इनकम को आप बोल रहे थे मिस रिपोर्टेड। ऐसा नहीं है, ये दोनों हो तो इनकम अंडर रिपोर्टेड ही होती है, दोनों इनकम अंडर रिपोर्टेड ही होती है। लेकिन अगर फ्रॉड से अंडर रिपोर्टिंग हुई है, अगर अंडर रिपोर्टिंग फ्रॉड के कारण हो गई है, अंडर रिपोर्टिंग इंटेंशनली और फ्रॉड के कारण हो जा रही है, तो बस यही अंडर रिपोर्टिंग रूप ले लेती है किस चीज का? मिस रिपोर्टिंग का। मिस रिपोर्टिंग का कि आपने जान करके गलत बताया जिससे आपकी इनकम कम आए और टैक्स कम देना पड़े। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। इतने विथ सेक्शन और सब कुछ आपको समझ में आया? हाँ सर इतना सब कुछ समझ में आया है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लें क्या? हाँ सर क्वेश्चन भी पढ़ा दो। आओ हम अब बात करेंगे, देखिए मेसर्स एमएनओ अ फर्म है। ये क्या है? एक फर्म। देखिए MNO is a firm liable to tax at the rate 30%. The following are the particulars furnished by the firms for the assessment year 2021. मतलब 31 मार्च 2020 के लिए यहाँ पे बातें हो रही हैं। एज पर रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) 40 लाख रुपए की इनकम हुई है, और डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143(1)(a) जो इंटीमेशन आती है, प्रोसेसिंग आती है, 50 लाख की आई है। तो मैंने आपको बताया था इन दोनों के बीच के डिफरेंस को कभी भी अंडर रिपोर्टेड नहीं कहते, मतलब यहां तक कोई भी अंडर रिपोर्टिंग इनकम की नहीं हुई है। ये जो ग्राफ आपका आया, इस ग्राफ के तहत आपसे क्या बोल रहा है ये? इस ग्राफ में आपसे इसने बताया कि 143(1) में इन्होंने कितनी इनकम अपनी भरी थी? बोलो 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 जल्दी बोलो, अब इस बार आप लोग भी बोलो यार, 40 लाख रुपीस। बट 143(1) में वही इनकम बन के होगी 50 लाख रुपीस। बट आगे क्वेश्चन में आएगा 143(3) में ये इनकम कितनी आ गई? जब स्क्रूटनी असेसमेंट हो गया 65 लाख, मतलब डिफरेंस यहाँ पे कितने का आ गया? 15 लाख रुपए का आ गया। और 147 में यही इनकम बढ़ के कितनी हो गई? सर बोलो बोलो 85 लाख। दैट इज डिफरेंस कितने पे आ गया? 20 लाख का यहाँ पे आ गया। अब क्वेश्चन पे आओ जरा, देखो केस स्टडी बेस्ड बेटे क्वेश्चन है, आपको इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। हम जहां तक आपकी हेल्प कर सकते हैं वहां तक आपकी हेल्प कर रहे हैं, बट थोड़ा सा आपको कॉशन पे करना ही है यहाँ पे। देखिए अब जब आपकी इंटीमेशन आ गई, उसके बाद स्कूटनी हुई, स्कूटनी पता चला आहा आहा आपकी इनकम तो और बनती है। क्या बनती है आपकी? और बनती है, मतलब 65 लाख रुपीस आपकी इनकम बनती है। तो डेट द डिफरेंस ऑफ 50 जो आपके इंटीमेशन पहुंची एंड 65 लाख, डिफरेंस इज 15 लाख रुपीस। दैट्स कॉल्ड योर अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, अंडर रिपोर्टेड इनकम। ठीक है, ठीक है सर, ये तो अंडर रिपोर्टेड बन गया। लेकिन जब आपका 147 हो गया, इनकम स्केपिंग स्टेटमेंट हो गया, तो इनकम स्केपिंग में जब आपका केस खुला ना, इनकम स्केपिंग असेसमेंट, मतलब कौन सी इनकम छूट गई थी, पता चला कोई इनकम छूट गई थी, वो इनकम 20 लाख रुपए की थी, तो जो इनकम छूट गई ना उसको फिर से क्या बोलेंगे? अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, मतलब अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, अंडर रिपोर्टेड इनकम भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हाँ सर यहां तक क्लियर है। चलिए अभी तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अभी तक सिर्फ हम क्वेश्चन को समझे हैं। वी विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ओनली विथ प्रोविजंस। चलो अब बात है मिस्टर एन अ रेसिडेंट इंडिविजुअल। अगेन कॉशन, आप यहाँ पे कॉशन लिखिए, जितना बड़ा आप कॉशन लिख सकते हैं। मिस्टर एन
ये कोई और इंसान है जिसके बारे में बात हो रही है, एन कोई और इंसान है जिसके बारे में बात हो रही है, ये फर्म से इसका कोई रिश्ता नहीं है अभी तक, ठीक है। एंड यहां से क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता है, यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा अपना रुख बदल लिया है। अ रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑन द एज ऑफ 58 ईयर्स, मतलब कोई सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन नहीं है, 58 ईयर और रेसिडेंट भी है, एंड द पार्टनर ऑफ द अबव फर्म, इस फर्म का पार्टनर है, हैज not furnished his return of income for the assessment year 2021. However, his total income assessed in respect of such year under section 144 is 15 lakh. अब बताइए 144 क्या होता है? बोले बेस्ट जजमेंट अगर हो गया, अगर इन्होंने अपनी इनकम का रिटर्न नहीं भरा था तो इनका बेस्ट जजमेंट हो गया, और बेस्ट जजमेंट जब हुआ तो क्या पता चलता है कि इनकी इनकम होती है 15 लाख रुपीस की। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 1, Messrs MNO is deemed to be have underreported its income since, MNO के लिए केवल बात करेगा, ओनली फर्म के लिए बात करेगा। अभी फर्म की बात हो रही है, फर्म ही आपके माइंड में चलनी चाहिए, फर्म के लिए बात हो रही है। MNO की डीम्ड टू बी हैव अंडर रिपोर्टेड इनकम कौन कौन सी मानी जाएगी? पहली सर वही दो इनकम मानी जाएगी जो इन्होंने 143 वाली और 147 वाली, मतलब 15 लाख और 25 लाख। तो अंडर रिपोर्टेड इनकम डिटरमाइंड अंडर 143(1)A एक्सीड द इनकम डिक्लेयर्ड अंडर, सर इसको तो नहीं मानते, मतलब स्क्रूटनी असेसमेंट और इंटीमेशन के बीच के डिफरेंस को नहीं मानते, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इनकम असेस्ड अंडर सेक्शन 143(3) एंड एक्सीड्स इनकम डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143(1)A, मतलब इनकम एक्सीड्स अंडर सेक्शन 143(3), मतलब इनकम जो एक्सीड हो गई, जो इनकम एक्सीड हो गई 143(1)A वाली इनकम से, उस इनकम को क्या अंडर रिपोर्टेड इनकम मानते हैं? जी हाँ सर, इस इनकम को अंडर रिपोर्टेड इनकम मानते हैं, इसका मतलब ये सही है। अब बोल रहा है इनकम रीअसेस्ड अंडर सेक्शन 147 एक्सीड्स इनकम असेस्ड अंडर सेक्शन 143(3). अगेन ग्राफ में सर जितना हमने 143(3) में जो डिटरमाइन की थी ना इनकम, 147(7) में उससे भी बढ़ गई। 143(3) में जो हमने डिटरमाइन की थी इनकम, हमने 143(3) में कौन सी इनकम डिटरमाइन की थी? ये वाली। अब इनकम मेरी अगर इससे भी बढ़ गई तो डिफरेंस को क्या अंडर रिपोर्टेड इनकम बोलते हैं? जी हाँ सर, इस डिफरेंस को, जो डिफरेंस का 20 लाख रुपए आता है, इसको भी अंडर रिपोर्टेड इनकम बोलते हैं। तो ये भी मेरा सही है। इट मींस मेरा आंसर कौन सा सही है? सर आंसर कौन सा सही है बताइए सर? आंसर 2 और 3 एबव सही है। ये मेरा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी पे बेस्ड। सोचिए केस स्टडी पे बेस्ड, परेशान नहीं होना है, बस आप समझते जाइए। अभी प्रोविजंस होने चाहिए। और मैं आपको बता दूं, पेनल्टी का जो नॉर्मल क्वेश्चन था आपके कंपाइलर में, क्वेश्चन बुक में या स्टडी मैट में, कहीं पे भी आप देखिएगा, जो पेनल्टी के नॉर्मल क्वेश्चन है उसी पे बनाया है केस स्टडी। तो केस स्टडी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चंस कोई आप पढ़ेंगे वही आपका सॉल्यूशन केस स्टडी में भी लग जाएगा। बिल्कुल भी परेशान होने की नीड नहीं है। सारी क्लासेस लेक्चर्स हैं अपने चैनल पे, आप कर लीजिए। क्वेश्चनियर के ही सेशन हमारे हैं, कर लीजिए आप। ठीक है, ठीक है सर, ये हो गया मेरा आंसर सही। दूसरा क्वेश्चन पूछा मिस्टर एन। मिस्टर एन की एक बार बात हम छोड़ दें क्या? हाँ सर, मिस्टर एन की बात आप एक बार छोड़ सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। एज्यूमिंग दैट द अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम इज नॉट ऑन अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग। सीधी सी बात बोला है, जो अंडर रिपोर्टिंग इनकम की हुई है वो नहीं है ड्यू टू मिस रिपोर्टिंग, मतलब गलतियों से ही कुछ हो गया होगा। देन पेनल्टी आपको तुरंत याद आनी चाहिए कि पेनल्टी अंडर सेक्शन 270A जो लगती है वो 50% ऑफ अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं, टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम लगती है। टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम बहुत बार गलती मैंने देखी है, ये 50% ऑफ अंडर रिपोर्टेड इनकम निकाल देते हैं। भाई साहब जीएसटी में कहीं कहीं वैल्यू पे टैक्स लगता है, बट आपके डायरेक्ट टैक्स पे ये प्रोविजन आपको नहीं देखने को मिलेगा। 50% ऑफ टैक्स ऑफ अंडर रिपोर्टेड इनकम आएगा। एंड दूसरी गलती आपको नहीं करनी है कि 143 और 147 के बीच का आप समझते हैं हमेशा मिस रिपोर्टिंग, वो नहीं करनी है। 143(1) और 147(7) मतलब यार ये जो इनकम है ना, ये दोनों ही अंडर रिपोर्टेड इनकम होती है। मैं गलत बोलने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, मैं गलत बोलने जा रहा हूं प्लीज। ये वाली रिपोर्टेड आप अंडर रिपोर्टेड इनकम कहते हैं और ये वाली मिस रिपोर्टिंग, ऐसी बात नहीं, इन दोनों को ही अंडर रिपोर्टिंग कहते हैं। ये दोनों इनकम क्या होती है? अंडर रिपोर्टिंग। मिस रिपोर्टिंग वहां होती है जब इंटेंशनली हुआ हो और वो क्वेश्चन में लिखेगा कि वो मिस रिपोर्टिंग है या नहीं है। अपने मन से डीम मत करिएगा आप, क्या अपने मन से डीम्ड नहीं करेंगे सर? ओके, वाह सर क्वेश्चन ही गायब हो गया, आ तो गया क्वेश्चन। आइए, तो इसको क्या बोला कि ये मिस रिपोर्टिंग नहीं है, मतलब 50% ही चार्ज लगेगा। चलो, एंड नन ऑफ द एडिशंस और डिसअलाउंस मेड इन द असेसमेंट क्वालिफाइज अंडर सेक्शन 271A6 पेनल्टी लेविड अंडर लेविएबल ऑन मिसेस एमनो अंडर सेक्शन 270A एट द टाइम ऑफ असेसमेंट वुड बी। सर कितना होगा आप बताइए?
टू असेसमेंट के टाइम पे इनके ऊपर कितनी पेनल्टी लगनी चाहिए, आप जरा देखते हैं। आइए सर, हमारे ऊपर जो भी इनके ऊपर टैक्स लगेगा, अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी है इनकी, आप जरा एक बार चेक करेंगे प्लीज। यहां पे आइए, कहां गया सर, अंडर रिपोर्टेड इनकम तो यहां पे सर इनकी आ रही है 15 लाख रुपीस की। कितनी आ रही है सर, 15 लाख रुपीस की। ओके, 15 लाख रुपीस का टैक्स कितना बनता है बताइए अभी मुझे, 15 लाख रुपीस का टैक्स कितना बनता है, प्लीज कंसीडर करिए। 15 लाख रुपीस का टैक्स कितना बनता है, आपको कैलकुलेटर चलाना पड़ेगा। 30% इज इक्वल टू 4,50,000 रुपीज प्लस 4% अगर आप करें 4.5 लाख रुपए, 15 लाख का 30% प्लस 4% डिवाइड बाई 2 अगर आप करते हैं तो आता है आपका 2,34,000 रुपीज। आपका आंसर यही सही है, आपका आंसर यही सही है। ठीक है, ठीक है, आप में से जितने भी लोगों का ये आंसर आया वो सही है। बट अब यहीं पे बहुत बड़ी क्वेरी आई थी जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बहुत बड़ी क्वेरी आई थी और यहाँ पे ना जितने भी लाल पीले काले जितने बड़े क्वेश्चन लगाने लगा लीजिए। यहाँ पे मेरे पास जो क्वेरी पहुंची थी 80 to 90 क्वेरीज में सिंगल एक क्वेरी यही बात बार बार पूछी जा रही थी कि सर वाई शुड नॉट यू एड 15 लाख प्लस 20 लाख। मैं कुछ गलत लिखने जा रहा हूं, प्लीज देखिए, 15 प्लस 20 लाख बिकॉज दिस इज ऑल्सो अंडर रिपोर्टिंग। ये सर ये जो 15 लाख तो आपने लिया ही लिया, बट ये 20 लाख रुपए भी तो अंडर रिपोर्टिंग है। नहीं समझ में आया, ये सर 15 लाख रुपए जो आपने लिया है अंडर रिपोर्टिंग का ये तो ठीक है, बट ये 20 लाख रुपए भी तो अंडर रिपोर्टिंग था। बट नहीं, अब आपको यही मिस्टेक होने वाली है। यहां पे ये बोला है असेसमेंट, वो 20 लाख रुपए कैसे आए हैं सर, जब 147 की री असेसमेंट हुई है, वो वर्ड वहां री असेसमेंट आया। जब ये असेसमेंट बोल रहा है ना, देन इट मींस ये आपसे बात कर रहा है 143 एंड 143 के डिफरेंस की। 143 मतलब इंटीमेशन और रेगुलर असेसमेंट के बीच में जो अंडर रिपोर्टेड इनकम का डिफरेंस है ना, ओके, उसके बारे में बात कर रहा है। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपीस पे वैल्यू निकालनी है। क्लियर है, यही बहुत बड़ी क्वेरी आई थी। और देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आए तो असेसिंग एज्यूमिंग दैट द अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम ऑन अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग। ओ यहां मिस रिपोर्टिंग आ गया, मतलब ये 50% की जगह 200% ऑफ टैक्स ऑन रिपोर्टेड इनकम आ जाएगा। लेकिन अगेन जो क्वेश्चन मेरे पास आया था, अगर आप देखिए the addition on allowance made under the assessment qualifies under section 270A6 penalty leviable on Messrs MNO under section 270A, मतलब यही 200% of tax on under reported income at the time of reassessment would be। यही क्वेश्चन फिर से रीअसेसमेंट बोला है, मतलब ये क्या है 143.3 में जो आपकी रेगुलर असेसमेंट हो गई है, देन 147 में जो आपकी असेसमेंट होने जा रही है। इन दोनों के डिफरेंस में जो आपने इनकम जनरेट की, इन दोनों के डिफरेंस में जो आपने इनकम जनरेट की इस पे, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या है रीअसेसमेंट, आपकी बहुत जगह गलतियां हो सकती थी। पहली बात ये असेसमेंट है तो सिर्फ और सिर्फ 15 लाख वाली फिगर लेंगे, और रीअसेसमेंट है तो असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट के बीच में रीअसेसमेंट के बाद रीअसेसमेंट के कारण कितनी इनकम बढ़ गई सर 20 लाख रुपीस, क्योंकि यहां पे 143.3 होने के पहले असेसमेंट के कारण तो बस 15 ही लाख बढ़े थे, बट रीअसेसमेंट होने के कारण 20 लाख रुपए की इनकम बढ़ी है, और वो भी मिस रिपोर्टिंग के कारण। तो 20 लाख पे जो टैक्स आएगा, 20 लाख पे जो टैक्स आएगा उसका 200% आपकी पेनल्टी लग जाएगी। तो 20 लाख पे टैक्स कितना आ रहा है, क्योंकि कंपनी है तो 20 लाख का 30% आप निकालिए प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आप जोड़ दीजिए तो आता है 6,24,000 इंटू 200%, तो आपका कितना आ रहा है यहाँ पे 12,48,000, और ये रहा आपका आंसर 12,48,000। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। अब जो आपको क्वेश्चन में आप अगर कहीं पे लिखना चाहते हैं तो क्वेश्चन में आप कुछ बातों को लिख दीजिए। पहली बात, रीअसेसमेंट 143.3 और 147.7 के बीच में जो इनकम आएगी वो ड्यू टू रीअसेसमेंट आई होगी। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंशियल इनकम आएगी, मतलब अंडर रिपोर्टिंग इनकम जो आई होगी वो ड्यू टू रीअसेसमेंट आई होगी। और अगर आपसे पूछे ना असेसमेंट, तो 143.1 एंड 143.3 के बीच के डिफरेंस की जो इनकम आएगी वो अंडर रिपोर्टेड इनकम ड्यू टू असेसमेंट आई होगी। ये आपको एक क्वेश्चन रखना है। एंड 95% बच्चों की नेक्स्ट मिस्टेक, हेल्थ जो यहाँ पे टैक्स आप निकालते हैं इस इनकम पे, जब इस इनकम पे आप टैक्स निकालते हैं ना
और उसके बाद आप क्या निकालते हैं, पेनल्टी निकालते हैं डायरेक्ट 50% या 200% जो भी, आप इस टैक्स में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% जोड़ना भूल जाते हैं। तो याद रखिएगा कि ऑलवेज ऐड 4% एज अ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ओके ओके, देन आपका यहाँ पे इस केस स्टडी के बेस पे कितने क्वेश्चन हुए, अभी 3 क्वेश्चन हुए, अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं। चलिए, एज्यूमिंग दैट, चलिए मिस्टर एन के बारे में बात है, मिस्टर एन के बारे में ऊपर भी एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आप आइए। मिस्टर एन इज डीम्ड टू हैव अंडर रिपोर्टेड हिज इनकम सिंस। मिस्टर एन को क्यों बोला जाएगा कि उसने अपनी इनकम को अंडर रिपोर्ट किया है? अगर उसकी इनकम आप 139(1) को अगर आप पढ़ें तो अगर आपकी इनकम 2,50,000 या बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ऊपर है, अगर ये सीनियर सिटीजन होते तो 5 लाख की इनको मिलती। अगर ये इनकम आपकी 80+ अगर इनकी एज होती तो 5 लाख मिलता। तो अगर आपकी क्राइटेरिया के बेसिस पे डिपेंड करता है कि आपके लिए जो भी बेसिक एग्जामिशन लिमिट है, अगर आपकी इनकम उससे ज्यादा है तो आपको क्या भरना पड़ेगा, आईटीआर। अगर आप आईटीआर नहीं भरते हैं तो आप अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम कर रहे हैं। तो अगर उनकी इनकम एक्सीड थी 2,50,000 रुपए से, सर इट्स ट्रू। He had not filed his income of return, sir true। और he is a partner of a firm which has under reported of income, सर ये भी बात ट्रू है। तो क्या सर ये क्या मतलब, देखिए फर्म जो जो गलतियां करता है उसके लिए पार्टनर्स लाइबल होते हैं। अगर फर्म ने ही अंडर रिपोर्टिंग की है तो माना जाएगा पार्टनर ने भी अंडर रिपोर्टिंग की है। तो इनके केस में जब बोला जा रहा है कि मिस्टर एन किन किन कारणों से अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की, तो ये तीनों कारण इनके लिए बिल्कुल सही बैठते हैं। इनकी फर्म ने अंडर रिपोर्टिंग की, इन्होंने आईटीआर नहीं भरा, जबकि आईटीआर ये भरना इनको चाहिए था क्योंकि 2.5 लाख रुपए से ऊपर इनकी इनकम थी। इट मींस करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 3 एबव। सारे के सारे आंसर यहाँ पे सही हैं। जैसे ही आपने इस पे टिक किया, ये पूरा क्वेश्चन हो गया आपका गलत। तीसरी मिस्टेक जब मैंने इसको ओरली व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉल पे आपको ऑडियो मैसेज करके मैं आपको आंसर दे रहा था, तीसरा आपका ये क्वेश्चन, सर यहाँ पे मिस्टर एन के बारे में बात किया है ना, तो आप फर्म का क्यों ऐड करते हैं? मिस्टर एन के बारे में जब मिस्टर एन ने बोला है तो फर्म का क्यों ऐड करते हैं? ये कोई आर नाम से कोई थे, मुझे याद नहीं आ रहा इनका नाम, इन्होंने मुझे मैसेज फोटो खींच के इसके बारे में किया। सर जब आपसे बात हो रही है मिस्टर एन के बारे में, ठीक है, तो मिस्टर एन की केवल अंडर रिपोर्टेड इनकम देखो ना भाई, फर्म की आप क्यों जोड़ रहे हैं? जो आप मुझे यहाँ पे ये एक लॉजिक मैंने बोला फर्म और पार्टनर एक ही है ना, यहाँ पे आप इनकम टैक्स में थोड़ी ये बात बोल सकते हो सर, वो तो लायबिलिटी एक होती है। इनकम टैक्स में जब आपने फर्म की अंडर रिपोर्टिंग अलग अलग निकाली तो सेम इनकम को आप कैसे जोड़ सकते हो इसके अंदर भी? अगर नहीं जोड़ सकते तो ये रीजन कैसे हो सकता है कि मिस्टर एन के अंडर रिपोर्टिंग का? मतलब मिस्टर एन को आप इंडिपेंडेंट देखेंगे। अगर ये केस स्टडी है तो हो क्या जा रहा है कि केस स्टडी होने के कारण आप सब लिंक कर दे रहे हैं कि केस स्टडी है तो फर्म और एन एक ही है, मिस्टर एन और फर्म। ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, फर्म को और मिस्टर एन को आप एक बना दे रहे हैं, ये भी नहीं करना है। जनरली सोचिए, अगर आपने अपनी इनकम छुपाई है तो इसमें आपकी कंपनी की क्या गलती भाई? कंपनी आपको सैलरी दी, अब आप जानिए आप अपनी इनकम कैसे दिखा रहे हैं, आप आईटीआर भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं। इट मींस अगर फर्म ने अंडर रिपोर्टिंग की है तो मिस्टर या फिर कंपनी अगर गलत करती है, चलिए कंपनी, फर्म को आप मत समझिए, अगर कंपनी ने कुछ गलत किया है तो क्या शेयर होल्डर को आगे मारा जाता है? जी नहीं, उसके डायरेक्टर को पकड़ा जाएगा। आप कहेंगे सर फर्म और पार्टनर तो एक ही होते हैं। बस यही सोच के चक्कर में आपसे फिर यहां पे गलती हो जाती है। यहां पे जब आपसे पूछा अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, देखिए जब आपसे क्या पूछा, मिस्टर एन की डीम्ड टू बी अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, क्या मिस्टर एन की डीम्ड टू हैव अंडर रिपोर्टेड हिज इनकम, तो हिज इनकम, फर्म में सारी इनकम सिर्फ इनकी तो है नहीं, फर्म में क्या सारी इनकम सिर्फ इनकी है? जी नहीं सर। तो आप इसमें गलती से भी पार्टनरशिप फर्म का इफेक्ट नहीं लेंगे। अगेन मैं बता रहा हूं, ये कंपनी के केस में तो आप स्मार्टली बच जाते हैं, लेकिन फर्म के केस में आप फंस जाते हैं। तो इसलिए अगर ये पार्टनर ऑफ फर्म है तो इसके और फर्म ने, पार्टनर ऑफ फर्म ने अगर अपनी इनकम को अंडर रिपोर्ट किया, इस डजंट मीन कि मिस्टर एन ने भी अपनी इनकम को अंडर रिपोर्ट किया है। देन राइट आंसर क्या होगा? इनकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, इनको रिटर्न भरना चाहिए था और इन्होंने ये काम नहीं किया। दैट्स वाई सी ऑप्शन 2 एंड 3 एबव ही इसका सही है। आंसर नंबर 2 एंड 3 सही है। और गलत बताया था पहले जान करके, क्योंकि ये मैंने बताया ना, जो मुझे व्हाट्सएप पे आपने भेजा था फोटो खींच के पूरी, सर फर्म और ये एक ही है, नहीं, यहाँ पे इसीलिए मैंने आपको कंपनी का एग्जांपल देके समझा दिया। ये सब गलतियां कुछ नहीं करनी है। केस स्टडी है तो इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ जरूरी है कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जो आपके माइंड में आ जाता है कि सब कुछ सर एक दूसरे से तो जुड़ा ही है, जरूरी नहीं है कि सब एक दूसरे से जुड़े हैं। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, assuming that under reporting of income is not on account of misreporting
and under reported income of Mr. N and penalty levied by Mr. N of this section under section 270A would be। भाई इनकी इनकम तो नॉट ऑन अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग है, इसका मतलब आप बताओ क्या होगा। आप सर 50% ऑफ टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम सर लग जाएगा, 50% ऑफ टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम लग जाएगा। सर ये तो समझ में आ गया। अब सर टैक्स कितना होगा ये आप कैलकुलेट करिए। सर तो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए सर इनकम कितनी होगी ये बताना है। सर इनकम बताइए, अंडर रिपोर्टेड इनकम यहाँ इनकी कितनी आ रही है। क्वेश्चन में शायद दिया होगा ये, आई थिंक क्वेश्चन में हाँ दिया, 15 लाख रुपीज की बेस्ट जजमेंट हो गया। सर बेस्ट जजमेंट हो गया, बट आपने इस ग्राफ में सर बेस्ट जजमेंट के बारे में तो मुझे कुछ बताया नहीं था। अगर आप 139 में मार्कर का कलर रेड है, 139(1) में रिटर्न भरते तो आपकी प्रोसेसिंग होती, और प्रोसेसिंग होती तो 143(3) में आपका असेसमेंट होता, अगर रेगुलर असेसमेंट होता तो। बट अगर आपने भरा ही नहीं है तो 144 में जो बेस्ट जजमेंट हो गया, मान लीजिए आपका असेसमेंट हो गया, तो असेसमेंट जो हो गया ना, इसके पहले आपने कोई इनकम भरी ही नहीं, इसके पहले आपने कोई इनकम नहीं भरी थी, तो इट मींस जैसे ये असेसमेंट हुआ और इसके पहले आपने कोई इनकम टैक्स या कुछ भी नहीं बताया था आपकी इनकम, तो माना जाएगा ये आपकी अंडर रिपोर्टेड इनकम है। बट उस इनकम को हटा देंगे जिस पर टैक्स लगना ही नहीं था, मतलब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को डिडक्ट कर देते हैं। तो इस केस में इन्होंने कुछ भी रिटर्न वगैरह नहीं भरा था और इनकी इनकम कितनी है 15 लाख रुपीज। इन्होंने अपनी इनकम कितनी बताई है 15 लाख रुपीज, और इनको 2.5 लाख रुपए का तो एग्जामिशन मिलेगा क्योंकि इन्होंने एज बता दिया है, 58 ईयर्स इनकी एज है। इट मींस इन्होंने अपनी इनकम कितनी छिपाई है, आप ये बताइए कितनी इनकम छिपाई है, कितनी इनकम छिपाई 2.5 लाख रुपए। कितनी टैक्सेबल इनकम छिपाई, अब मुंह से बोलिए, कितनी इनकम छिपाई 15 लाख, लेकिन कितनी टैक्सेबल इनकम छिपाई सर 12.5 लाख। तो अंडर रिपोर्टेड इनकम इनकी होगी 12.5 लाख। अब 12.5 लाख रुपए पे अगर आप टैक्स निकालिए तो 2,50,000 का 30% प्लस 12,500, दैट इज 2,50,000 का 30%, नहीं 5 लाख का 30%। मतलब सर देखो अंडर रिपोर्टेड इनकम तो ये है, अंडर रिपोर्टेड टैक्सेबल इनकम तो ये, बट व्हेन वी आर गोइंग टू 270A पेनल्टी वी विल टेक होल इनकम। मतलब 271A में ये क्या लिखा है, इसमें 271A में लिखा है इन्होंने, 271 में क्या लिखा है इन्होंने, बेनिफिट यहां पे ये नहीं देते हैं, एग्जेम्पशन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का कोई बेनिफिट ये नहीं देते हैं, है सर। हाँ यहां पे फिर से अगेन बहुत बड़ी मिस्टेक सर, आप अंडर रिपोर्टेड इनकम तो कायदे से 15 लाख होनी चाहिए, तो आप इसको बोलते हो बेसिक एग्जामिशन लिमिट को आप डिडक्ट करेंगे और अंडर रिपोर्टेड इनकम मानी जाएगी 12,50,000 रुपए की। अब हम 12,50,000 रुपए पे टैक्स लगाने जा रहे हैं तो आप बोलेंगे नहीं 15 लाख पे टैक्स लगेगा। बेटा रूल ही ये है, रूल ये है 270A के अकॉर्डिंग आपकी अंडर रिपोर्टेड इनकम जो टोटल इनकम है उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन अंडर रिपोर्टेड इनकम उसको माना जाएगा जो टैक्सेबल पोर्शन था ओनली, जो केवल क्या था टैक्सेबल पोर्शन था। मतलब सर अगर आप बुक को देखेंगे तो बुक में लिखा है कि अंडर रिपोर्टेड इनकम अगर हम निकाल रहे हैं एज लाइक फर्म या कंपनी नहीं है, फर्म या लोकल अथॉरिटी कंपनीज एंड ऑल दैट नहीं है, देन इट मींस अगर ये इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम जब हम निकालते हैं तो हम क्या निकालते हैं, असेस्ड इनकम माइनस असेस्ड इनकम माइनस बोलो जल्दी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। क्या निकालते हैं, असेस्ड इनकम माइनस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। बट जब हम क्या निकाले, जब हम इस पे पेनल्टी निकाल रहे होंगे ना, पेनल्टी निकाल रहे होंगे तो क्या होता है, पेनल्टी निकालते समय हम करते हैं अंडर रिपोर्टेड इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, इस पर निकालते हैं हम पेनल्टी। पहले इस पे टैक्स निकालेंगे, उसके बाद टैक्स के अकॉर्डिंग इस पे 50% या 200% जो पेनल्टी होगी वो निकालेंगे, ये आपका लॉ बोलता है। बट सर ऐसा क्यों, क्योंकि देखो कंपनी और एचयूएफ को तो ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा मिलता ही नहीं है, तो इसलिए कंपनीज के केस में क्या हो जाता है कि जितनी इनकी अंडर रिपोर्टेड इनकम आई उतनी ही तो इसकी जितनी अंडर रिपोर्टेड इनकम है उसी पे टैक्स डायरेक्ट लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट इंडिविजुअल और एचयूएफ में तुमको थोड़ा बेनिफिट, इंडिविजुअल में बल्कि आप समझिए इंडिविजुअल में तो उसको बेनिफिट मिल गया, इंडिविजुअल में इनको बेनिफिट मिल गया 2.5 लाख 5 लाख 3 लाख जो भी इनको बेनिफिट मिलता है, तो उसका बेनिफिट तो इनको दिया जा रहा है, बोला जा रहा है कि ठीक है चलिए अंडर रिपोर्टेड इनकम आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से माइनस करने के बाद बताएंगे, बट टैक्स हम पूरे पे लेंगे। रीजन
सर टैक्स पूरे पे लेंगे, पेनल्टी पूरे पे लेंगे, यही मुझे बताना था। जब इनके ऊपर ये आया अंडर रिपोर्टेड इनकम, बात समझिए प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। अगर ये पूरी बात समझिए, अंडर रिपोर्टेड इनकम आई तो अगर जब इस पे बोला गया कि आपके अंडर रिपोर्टेड इनकम 12,50,000 रुपये, ये क्यों बोला गया, क्यों 15 लाख नहीं बोला गया? क्योंकि अंडर रिपोर्टेड इनकम निकाले तो हम डायरेक्ट पेनल्टी नहीं लगा रहे हैं हम इन पे, हम इनसे टैक्स भी ले रहे हैं। अगर हमने बोल दिया अंडर रिपोर्टेड इनकम 15 लाख रुपए है और हम इस पे टैक्स ले लेंगे तो हम इनको बेसिक एग्जेंशन लिमिट का फायदा नहीं दे पाएंगे, और इन्हें जो ये इंडिविजुअल है इसको बेसिक एग्जेंशन लिमिट का फायदा तो देना है ना। तो इसलिए बोला गया अंडर रिपोर्टेड इनकम की 12,50,000 रुपए, बट पेनल्टी लगी है क्यों? क्योंकि आपने कुछ गलती की, और गलती कितने की थी? जो ये नॉर्मल इनकम टैक्स हमने निकाला, जब इस पे इनकम टैक्स हमने निकाला तो इसकी बात करें, पेनल्टी कितनी की थी? सर पेनल्टी तो पूरी 15 लाख रुपए के ऊपर लगेगी। तो जब हम पेनल्टी निकाल रहे हैं, टैक्स नहीं पेनल्टी जब हम निकाल रहे हैं तो क्या निकालेंगे? पूरे 15 लाख रुपए पे पेनल्टी लगा देंगे, पूरे 15 लाख रुपए पे पेनल्टी निकाल देंगे। एंड दैट इज पेनल्टी आएगी आपकी 15 लाख रुपए के ऊपर जो इनकम टैक्स बनता है, और उसका 50% या 200%। ओके ओके सर, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आइए क्वेश्चन में पढ़ते हैं अब हम लोग। पेनल्टी कितनी बन रही है अब निकालिए आप। सर 15 लाख रुपए पे टैक्स कितना बनता है, ये बात आ गई ना। 15 लाख रुपए पे सर टैक्स कितना बनता है, आप देखिए, आप कैलकुलेट करिए, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ। 5 लाख का 30% प्लस 1,12,500 प्लस 4%, डेट इज 2,73,000 रुपीज़ का सर मेरे हिसाब से टैक्स आ रहा है। और इस टैक्स का 50% लगेगा पेनल्टी, इस टैक्स का 50% लगेगा पेनल्टी, डेट इज 0.50 इज इक्वल टू 1,36,500 का सर इन ये पेनल्टी आ रहा है 270 ए का। तो सर देखते हैं मेरे मैच कहाँ हो रहा है। 12,50,000 रुपये का प्रॉफिट, 12,50,000 रुपये की सॉरी अंडर रिपोर्टेड इनकम, ठीक है, लेकिन 1,36,500 की मेरी क्या आनी चाहिए पेनल्टी, तो 1,36,500 की यहाँ पेनल्टी आ रही। इट मीन्स मेरा आंसर नंबर डी सही है। ओके ओके सर, तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट एमसीक्यू कवर अप होता है, फर्स्ट केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू, जिसमें कुछ बहुत सी आपकी क्वेरी भी थी, बहुत से क्वेश्चंस भी थे। एंड आरटीपी के वीडियो के लिए मैं कुछ भी आपको कमेंट अभी नहीं करता, बट इस पे क्वेश्चंस मुझे हर एक पॉइंट पे बहुत सारे आए थे जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश की। ये फर्स्ट सेकंड हर जगह मैंने क्वेश्चन बताया आपको, मैंने हर जगह क्वेश्चन यहाँ भी बताया, यहाँ भी बताया, इस क्वेश्चन में बताया, यहाँ पे मैंने बताया कि फर्म और पार्टनर एक नहीं, आप ये नहीं समझेंगे। और यहाँ मैंने बताया कि क्यों 12,50,000 रुपए लिए हैं, क्योंकि हम उसको बेसिक एग्जेंशन लिमिट का, इनकम टैक्स एक्ट में तो बेसिक एग्जेंशन लिमिट का फायदा देंगे ना, ताकि सारे के सारे लॉ कंप्लायंस हो जाए। बट पेनल्टी लेते समय उसने 15 लाख रुपए पे गलती की, तो 15 लाख रुपए पे पेनल्टी लगी है। ठीक है सर, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी, अगर आपकी जो क्वेरी बेस्ड वीडियो बनी तो टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी रीडिंग, स्टे होम।